नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। G7 नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसराइल की सेना ने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और मेघालय में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दोबारा शीर्ष स्थान हासिल किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश के भविष्य पर G7 चर्चाओं में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में श्री मोदी की ये लगातार छठी भागीदारी होगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। G7 की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में कई देश आपस में संघर्षरत हैं। ईरान और इजराइल के बीच भयंकर संघर्ष जारी है। वहीं रूस और यूक्रेन भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहलगाम में हुई आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा काफी अहम है। G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान कनाडा के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर होगा। दोनों देशों के बीच अभी 8.6 बिलियन $US मूल्य के सामान का व्यापार होता है और सेवा क्षेत्र में 14.3 बिलियन $US का व्यापार है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्पेस, जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। भूपेंद्र सिंह के साथ पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G7 देशों के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। G7 देशों ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उधर ईरान ने G7 देशों पर इसराइल का साथ देने का आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने इसराइल ईरान संघर्ष पर G7 के संयुक्त बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें इसराइल की आक्रामकता, परमाणु स्थलों पर गैरकानूनी हमले और ईरानी नागरिकों की हत्या की अनदेखी की गई है। प्रवक्ता ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के आक्रामक युद्ध छेड़ दिया है। ईरान और इसराइल आज लगातार 5वें दिन भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों देशों में फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में नागरिकों को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर कई बड़े हमले किए। इसराइल की सेना ने दावा किया कि उसने रात भर के हमले में ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी सहयोगी अली शादमानी को मार गिराया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने घोषणा की कि उसने तेल अवीव में इस्राएली खुफिया केंद्रों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। इनमें मोसाद ऑपरेशनल सेंटर भी शामिल है। दोनों देशों के बीच लगातार 5वें दिन संघर्ष जारी है। एक रिपोर्ट। इन हमलों को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के शहरों और इमारतों पर इजरायली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में सटीक और दर्दनाक सैन्य कार्रवाई के तौर पर घोषित किया है। इन हमलों में इजराइल के सभी शहरों और सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। उधर इजराइल भी पूरे ईरान में कई स्थानों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें तेहरान और उसके आसपास के परमाणु ठिकाने तथा सैन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो तेहरान के भीतर कम से कम 10 परमाणु ठिकानों को नष्ट करने वाला है, जिसमें मुख्य
मुख्य रूप से फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने शुक्रवार के हमलों के बाद जुटाई गई उच्च गुणवत्ता वाली उपग्रह छवियों के निरंतर विश्लेषण के बाद ईरान में नातांज परमाणु केंद्र के भूमिगत संवर्धन स्थल पर सीधे हमले के साक्ष्य मिलने की सूचना दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और क्रोएशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान राजनीतिक और कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जाग्रेब में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए क्रोस्टा में भारतीय राजदूत अरुण गोयल ने कहा कि ये यात्रा प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा का बहुत महत्व है। Visit by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is a huge thing because it's putting Croatia on the global map. So this is the first visit to Balkans that now India is focusing on Balkans in its foreign policy. So the whole region gets a big boost. राजदूत ने कहा कि पहला समझौता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में सहयोग के कार्यक्रम पर केंद्रित है, जो सहयोगी क्षेत्रों की पहचान करने, अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संयुक्त गतिविधियों, परियोजनाओं और ज्ञान और वैज्ञानिक कर्मियों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया एक गतिशील ढांचा है। दूसरा समझौता कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर एक व्यापक समझौता है, जिसमें 30 चिन्हित क्षेत्र शामिल हैं। On the bilateral side, we are having 4 agreements being signed in this trip. The first and foremost is on the program of cooperation in science and technology. Secondly, the agreement on agriculture and allied activities. As many as 30 fields have been identified where the cooperation will lead to joint efforts, joint projects, exchange of information, materials and personnel. And then we are going to have cultural exchange program for 5 years till 2030. आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारतीय नीति के बारे में बात करते हुए राजदूत गोयल ने कहा कि क्रोएशिया, जिसने खुद उग्रवाद और आतंकवाद का सामना किया है, भारत की सुरक्षा चिंताओं को गहराई से समझता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वे आज सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश ऊर्जा के हरित, टिकाऊ और प्रगतिशील स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने कहा है कि आपदाओं की बढ़ती हुई अनिश्चितता से निपटने के लिए व्यापक तैयारी करना और जागरूकता फैलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों तथा राज्य आपदा कार्रवाई बल के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भारत तपेदिक रोग यानी टीबी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विश्व की तुलना में इस रोग की घटनाएं कम हुई हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि देश में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। भारत के प्रयासों का असर ये हुआ है कि आज दुनिया से जब हम भारत की तुलना करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को देखते हुए, तो हमारे यहाँ टीबी के इंसिडेंस रेट में जो डिक्लाइन हुआ है वो कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ आज बड़ी तेजी से टीबी की मोर्टेलिटीज जो हैं वो घटी है और टीबी इंसिडेंस रेट 17.7% तक घटा है। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल के तहत प्रसारित किया जाएगा। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लाया है। इसी कड़ी में आज जानकारी सभी के लिए किफायती और स्वास्थ्य सेवा पर।
पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन और तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई संजीवनी ने टेली कंसल्टेशन को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से चिकित्सकों से जुड़े रहे। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। गुजरात में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लगभग 163 डीएनए नमूनों की अब तक पहचान की जा चुकी है और 124 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने समाचार माध्यमों को बताया कि शेष 24 शव कल सुबह परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। राज्य प्रशासन ने कहा है कि विमान दुर्घटना के मृतकों के डीएनए नमूनों की पहचान लगभग पूरी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाले सभी रास्तों को यात्रा के दौरान उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेशानुसार अगले महीने की 1 तारीख से 10 अगस्त तक पहलगाम और उसके आसपास तथा बालतल सहित अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर यूएवी, ड्रोन और गुब्बारों सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, नागालैंड और मेघालय में बिजली गिरने तथा गरज और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी रविवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और अब बात खेलों की। आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजी महिला रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 727 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं। 28 वर्षीय मंधाना ने नवंबर 2019 के बाद पहली बार रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। G7 नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसराइल की सेना ने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और मेघालय में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।